नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और नया साल है। लगातार हम निवेश के नए नए तरीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बेहतर रणनीति बनाने की हमारी कोशिश होती है, आपको अच्छा गाइडेंस देने की हमारी कोशिश होती है, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश का मकसद यही है कि हर छोटे बड़े शहर में जो भी निवेशक हैं, जो निवेश के तौर तरीकों से वंचित हैं या जिन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है, उनको निवेश के तौर तरीकों के बारे में हम जानकारी मुहैया कराएं। स्पष्ट और आसान भाषा में उन्हें निवेश की तमाम पेचीदगियों को बिल्कुल सरल तरीके से उसके सामने रखें, ताकि उन्हें निवेश करते वक्त किसी तरह का हिचकिचाहट ना हो। और यही कोशिश हमारी है और ये कोशिश रंग लाती भी दिख रही है, क्योंकि जब आपकी कॉल्स होती है, आपकी तमाम बातें जब सामने आती हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि कितने निवेश के प्रति आप जागरूक हो गए हैं। और इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के शो में क्या होगा खास, सबसे पहले वो जान लीजिए। जी हाँ, आज के शो में हम कम उम्र में म्यूचुअल फंड निवेश के क्या फायदे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। 2024 में कैसे पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें ये बताएंगे, समीक्षा कैसे करें, और इसके साथ ही आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। आप अपने सवाल हम तक पहुंचाने का बेहद आसान सा तरीका है, वो जान लीजिए। आप अपना बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, न सिर्फ व्हाट्सएप नंबर के जरिए बल्कि अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन को लेकर जो भी आपके सवाल हैं वो हमें भेजिए। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को लाइव देखते हुए फेसबुक या यूट्यूब पे भी आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर या फिर सीधा सवाल भेजकर भी आप हम तक अपनी जो भी शंकाएं हैं वो भेजिए, हम उसका समाधान आपके सामने रखेंगे। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में और आपका सही मार्गदर्शन कराने के लिए मार्केट के दो दिग्गज मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं आज पंकज मटपाल सर, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर से। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नए वर्ष की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ हैं विश्वजीत पाराशर जी, जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। विश्वजीत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है, निवेश के नए नए तरीके होंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधा सवालों से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि नए साल में लोग निवेश के प्रति काफ़ी जागरूक हुए हैं। विपिन बिहारी हैं लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश से। विपिन हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विपिन नमस्कार, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नए वर्ष की शुभकामनाएं। हेलो जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, बेसिकली मैं 2015 से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरी 15,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। मैं इन्वेस्ट मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन तब पहले 2,000 रुपए का था, फिर बढ़ा के 5,000 किया, फिर 6,000 किया और करंट से मेरा मार्केट वैल्यू भी लगभग 20 लाख के आसपास है जी। तो मैंने फंड आपको भेजे हुए हैं जी। तो उन फंड्स में मुझे ये करना है कि इसे मैं अभी 10-15 साल 15 साल मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट अभी और करूंगा। ठीक है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा एनपीएस में भी डिडक्शन होता है, तो इसलिए कोई अमाउंट तो मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ इधर। हालांकि 10% में इंक्रीज एक थंब रूल मानता हूँ कि 10% हर साल बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे आप लोग बताया करते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे फंड मतलब कैसे हैं, क्या मुझे इनमें कुछ चेंज करना है? और जैसे मैंने 3 ईएसएस लिए थे पहले, एक आईसीआईसी का था और एक बंधन म्यूचुअल फंड में है और एक आपका निप्पॉन में है। ठीक है, ठीक है। तो उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट रोक दिया था क्योंकि मैं टैक्स सेविंग बाद में मेरी मतलब और जरिए से होने लगी थी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट रोक दिया था, लेकिन अमाउंट वहां पे रखा हुआ मेरा है। ठीक है। उस अमाउंट को मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं और क्या मेरे फंड सही हैं या इनमें मुझे कोई चेंज की जरूरत है? मेरा करंट सेम फोलियो है और मार्केट वैल्यू भी मुझे लगभग 20 लाख की है और 15 साल बाद मुझे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मुझे मिल जाता अगर है। ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं विपिन जी ये कहूंगा कि बहुत जागरूक निवेशक हैं आप और इसके लिए आपको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक सही समय पे निवेश की शुरुआत की। अपना जो दायरा था उसे धीरे धीरे बढ़ाया, आपने हर पहलू को समझा। बाकी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद फंड्स और बाकी चीज़ों के मार्गदर्शन के लिए विश्वजीत जी हमारे साथ हैं। विश्वजीत सर, बताइए, वाकई ऐसे दर्शकों को जब हम सुनते हैं और तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी कोशिश है वो रंग ला रही है। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि वो हर साल अपनी एसआईपी इंक्रीज कर रहे हैं, करीब-करीब 10% से
स्टेप अप अप्रोच से अपनी एसआईपी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेप अप अप्रोच से ही आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाता है लंबे समय में, और हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ भी ले पाते हैं। जहां तक कि इनका मैंने पोर्टफोलियो देखा, पोर्टफोलियो में करीब 7-8 फंड्स हैं, जिसमें थोड़ा-सा बदलाव की आवश्यकता रहेगी। मैं उनको सुझाव दूँगा कि करीब-करीब अगर आप 2 फंड्स, जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है और एक मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, ये दोनों ही लार्ज कैप फंड हैं, अच्छे फंड्स हैं, बट आप इसको स्विच कर दीजिए, क्योंकि कुछ समय से परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है, तो इसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में स्विच कर दीजिए, तो हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स आएँ। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए ये और निवेश करना चाहते हैं। टैक्स सेविंग इनकी हो चुकी है और तरीकों से, तो इसको भी आप कोटक मल्टी कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। ये सारे फंड जो है आपने ले रखे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उसमें आप बने रहें। बट ये 2 फंड जो हमने सुझाव दिए, इसको बदलाव करें, तो मुझे लगता है कि आपके अच्छे रिटर्न्स आएँगे और रिस्क भी थोड़ा-सा कम हो जाएगा। जहाँ तक कि आपने गोल का सवाल है, आपका गोल 1.5 करोड़ का है, तो अभी आपकी एसआईपी थोड़ी-सी कम है, तो मैं यही चाहूँगा, जो अप्रोच आपने ली है, जैसे-जैसे आपको मौका लगे, आप स्टेप अप अप्रोच से इंक्रीज़ करते रहें, और उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न्स आएँगे और आप अपने गोल के काफ़ी करीब पहुँच पाएँ। बिल्कुल विपिन जी, उम्मीद है कि आपके सवालों का, आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लगता है विपिन जी। हाँ जी। जी, कोई और आपके मन में शंका है या कोई आपकी और हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरे पास जो ये मेरे ईएलएसएस फंड पड़े हुए हैं, इनको मैं स्विच कर दूं उसमें, या मैं नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक मेरा है, बंधन ईएलएसएस में है जो पैसा पड़ा हुआ लगभग 50,000 रुपए के आसपास, जो जिसका लॉकिंग पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो उनको स्विच करूं या मैं, और जैसे मैंने या कोई भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मैं सोच रहा हूं लेने के लिए, इनमें किसी में फंड मैंने करूं, ये ठीक तो है, फंड वो कैसे रहेंगे? फंड सजेशन तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से विश्वजीत सर ने बता दिया है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं विश्वजीत जी, और वो चाहते हैं कि जो इनके एलएसएस में जो पैसा पार्क किया हुआ है उसी को इस्तेमाल करें, तो क्या ये सही रणनीति होगी? विपिन जी, देखिए, ईएलएसएस फंड में 3 साल का लॉक इन है, वो ऑलरेडी हो गया है। तो हम यही सुझाव देंगे कि आपके जो बाकी 8 फंड हैं, वो भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। तो कोटक मल्टी कैप में वो 1 लाख रुपए आप डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लार्ज कैप फंड है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स आएँगे, तो मैंने जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड बताया है, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं, और नए फंड ना बढ़ाएँ, क्योंकि ऑलरेडी 8 7-8 फंड आपके पास ऑलरेडी है पोर्टफोलियो। ये सलाह विपिन जी आपको मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। शिवदत्त राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राय साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? नए साल की शुभकामनाएं आपको, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर, आपको भी सर। सर मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, चलिए पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा एसआईपी में कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में आपका 4,000, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आपका मैंने लमसम करा रखा हूँ 50,000 का, ठीक है, और मंथली एसआईपी उसी में कर रखा हूँ 1,000 का। ठीक है। लमसम आपने किस में कराया? 50,000 का। अच्छा, किस किस फंड में? ये मिड कैप, पीजीआईएम मिड कैप में। पीजीआईएम मिड कैप, ओके ओके ओके। चलिए, तो आप जानना क्या चाहते हैं? एक मिनट, और मैं बोल रहा हूँ सर। कैनरा रोबो को ब्लू चिप में है 4,000, ठीक है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में है आपका 1,000। तो मेरा पोर्टफोलियो को थोड़ा एनालाइज कर दीजिए, ठीक है नहीं है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ सर। ठीक है। तो कोई लक्ष्य है आपका, कोई गोल, कितना, आप कितने साल में कितना पैसा चाहते हैं? सर मैं 15 साल तक करना चाहता हूँ। तो अभी तक तो उस हिसाब से अमाउंट का कोई वो नहीं है सर। ठीक है, मतलब आप एक बचत के नजरिए से जितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना नहीं है आपको अभी, या इतना ही रखना है? नहीं सर, बढ़ाऊंगा। हाँ, ठीक है। अरे 1,000 रुपए करके हर एक साल। ठीक है, बढ़ाऊंगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज सर, शो में जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। उन्होंने बाकी डिटेल्स अपनी दी हैं, और कोई ऐसा लक्ष्य तो नहीं है, हालांकि हम अपने दर्शकों से बार बार ये कहते हैं कि एक लक्ष्य जरूर आप रखिए। टाइम होराइजन इनका 15 साल का है, बाकी डिटेल्स आपके पास हैं। इनको जरा सलाह दीजिए, इनका पोर्टफोलियो कैसा है? जी,
प्रशांत जी, आपको, विश्वजीत जी को और हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं। और शिद्दत जी, आपने बिल्कुल अच्छे फंड्स में निवेश किया हुआ है। लेकिन आपके पास लार्ज एंड मिड कैप में दो फंड्स हैं। मेरे एसेट लार्ज, बल्कि वो लार्ज कैप फंड है। लार्ज मिड कैप में आपके पास कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है। तो मेरे हिसाब से आपका निवेश अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट्स है। एक चीज मिसिंग है, वो है इंटरनेशनल फंड। तो किसी वक्त पर यदि आप कोई फंड ऐड करना चाहें तो इंटरनेशनल फंड को ऐड करें। बाकी जो भी फंड्स हैं सारे अच्छे हैं। और हालांकि आपने कहा कि आपने तय नहीं किया है कितना अमाउंट आपको चाहिए, फिर भी मैं बता दूं कि यदि हम 12% के CAGR पर कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 का जो लमसम आपने किया हुआ है और 12,000 रुपीज पर मंथ की SIP कर रहे हैं, 15 साल में करीब 60 लाख रुपीज आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं। और वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो ये राशि आपके पास करीब 1 करोड़ बन सकती है। तो समय के साथ निवेश को बढ़ाते रहिए। स्कीम सभी अच्छी हैं। और एक स्कीम मैंने आपसे कहा है कि इंटरनेशनल फंड आपको ऐड करना चाहिए। उसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड से शामिल कर सकते हैं, या फिर कोई NASDAQ 100 इंडेक्स फंड भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है शिवदत्त जी, आपको उम्मीद है कि आपको राय मिल गई हो। कोई और सवाल है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने वो जो मेरे एसेट लार्ज कैप का जो फंड है सर, उसको मैं बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने शायद बेंचमार्क भी लीड नहीं किया सर शायद। तो उस हिसाब से ठीक है, मैं बंद करके ICICI प्रूडेंशियल जो ब्लू चिप बोल रहे थे सर, ठीक है, चलिए आपको इस पे राय दे देते हैं। पंकज सर, क्या ये सही रहेगा? मेरा यस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और लार्ज कैप फंड है। आप इसमें अपनी SIP रोक दें। और जैसा मैंने कहा, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड जो कि इंटरनेशनल फंड है, उसमें आप SIP शुरू कर लें। ठीक है, चलिए शिवदत्त जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान आपको मिल गया होगा। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है सुभाष यादव और उनका जो गोल है वो 15 साल में 1.5 करोड़ का है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने और अपने परिवार की चाहते हैं। 3 साल से निवेश कर रहे हैं और 2,40,000 अभी उन्होंने जमा किया हुआ है। मंथली SIP 23,000 की इनकी चालू है। इनका सवाल है कि टारगेट तक पहुंचने के लिए फंड्स का उनका सिलेक्शन सही है या नहीं। अगर नहीं है तो किन फंड्स में बदलाव की उनको आवश्यकता है, या किस फंड में कितना मंथली SIP उन्हें और बढ़ाना होगा, या फिर इसके अलावा किसी अन्य फंड में निवेश आज के वक्त के हिसाब से बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। विश्वजीत जी, क्या होगी सलाह? सबसे पहले गणित समझ लेते हैं। अगर जो इनका लक्ष्य है 1.5 करोड़ का, तो उसके लिए करीब करीब इनको एडिशनल 5,000 की SIP और स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2.5 लाख रुपए करीब इनके पास कॉर्पस है, वो 15 वर्ष में 12% का CAGR लें तो करीब करीब 13,68,000 रुपए बन जाता है। और 23,000 की SIP करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का बन जाता है। तो जो गैप रह जाता है वो एडिशनल 5,000 के SIP अगर और शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से एज पर कैलकुलेशंस अपने गोल के करीब पहुंच जाएंगे। और जो इनका पोर्टफोलियो अगर देखें, ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो उसमें मैं इनको सुझाव दूंगा कि इनका शायद लार्ज कैप इनके पोर्टफोलियो में मिसिंग है। अदरवाइज बाकी सब फंड्स अच्छे हैं, लेकिन लार्ज कैप मिसिंग है। तो मैं ये कहूंगा कि एक्सिस मिड कैप फंड से स्विच होकर ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में चले जाए, और SBI फ्लेक्सी कैप फंड से भी स्विच होकर ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं। तो ये 2 छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद भी है। और इसके अलावा एडिशनल जो SIP इन्होंने चालू करनी है वो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। इससे इनका पोर्टफोलियो में सारी AMCs, ज्योग्राफीज और अक्रॉस मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव कर लें और 5,000 की SIP और इंक्रीज करें एडिशनल, तो मेरे हिसाब से अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाए। तो सुभाष जी, आपको बेहतर सलाह दे दी गई है। इस सलाह के मुताबिक अपने निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। चलिए, अगले जो दर्शक हैं उनका नाम रोहित है और रोहित का सवाल पंकज सर आपसे है। इनका सवाल है कि जो इनके पूरी डिटेल है वो हमारे पास है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट में 3,000, एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड में डायरेक्ट 2,000 और बंधन स्मॉल कैप में 500, HDFC स्मॉल कैप में 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2,000, मिराई एसेट LSS टैक्स फंड में 500,
और बाकी कई सारे फंड्स हैं, फंड्स की जो संख्या है वो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा है। तो टोटल इनको उन्होंने छोटी छोटी एसआईपी की हुई हैं और ये टोटल एसआईपी 15,000 की इस वक्त चल रही हैं। अब वो थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि दिसंबर 2023 से ही उन्होंने मेरे ख्याल से खुद से ही रिसर्च करके ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है। पंकज सर बताइए, इनको थोड़ा गाइडेंस मेरे ख्याल से इस वक्त इनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ढेर सारे फंड इन्होंने भर लिए हैं। बिल्कुल श्याम जी, हमने देखा है कि जिन इन्वेस्टर्स ने अभी भी शुरुआत की है उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स को काफी ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। नंबर ऑफ स्कीम्स की बात की जाए या अमाउंट की बात की जाए, उसकी वजह यही रही कि हमने एक रैली देखी स्मॉल कैप में और निवेशक अक्सर जो उस वक्त पर शुरुआत करते हैं वो तेजी देखकर मार्केट में आते हैं, पर ये सही नहीं है। रोहित की बात करें, उन्होंने 6 स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है, एक और दो नहीं, 6 स्कीम्स। तो मैं कहूंगा कि उनमें से सिर्फ 2 स्मॉल कैप फंड को वो कंटिन्यू करें, बाकी में एसआईपी रोक दें क्योंकि अभी शुरुआत की है। और 2 स्कीम्स होंगी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड। उसके अलावा स्मॉल कैप को बंद कर दें और उनके पास में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें एसआईपी अमाउंट बढ़ा दें और साथ ही एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड है उसमें एसआईपी बढ़ा दें, तो ये बेहतर होगा। स्कीम कम हो जाएंगी और जो एलोकेशन है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। और साथ में ईएलएसएस में भी 2 स्कीम्स हैं उनके पास 500 रुपए की, तो 1,000 रुपए दोनों में से एक कोई भी स्कीम, एक एक्सिस है और दूसरी एक्सिस ईएलएसएस है और ईएलएसएस उनके पास, उन दोनों में से कोई भी ईएलएसएस रख लें। हाँ, दूसरा मेरे एसेट ईएलएसएस है, तो दोनों में से एक रखें, 1,000 रुपया उसी में कर लें। तो ये बदलाव आपको करने चाहिए। बाकी लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है जो भी गोल आप पाना चाहेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। तो ये सलाह रोहित आपको मिलती हुई और पोर्टफोलियो में जो बदलाव हैं उन पर ध्यान दीजिए। और पंकज सर, एक चीज़, चूंकि हम नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और आज आप हमारे साथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से रिसर्च करके, और हालांकि ये आजकल जागरूकता है तो उसमें फंड्स जोड़ लेते हैं, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते, इतने ढेर सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में भर लेते हैं। ज़रा एक मोटा मोटा आइडिया दीजिए कि अगर कोई खुद से भी रिसर्च कर रहा है तो उसका पोर्टफोलियो होना कैसा चाहिए, किस तरह की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। कोई अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, अगर वो खुद से भी करना चाहता है तो वो किन बातों का ख्याल रखे? देखिए, हम जानते हैं कि इक्विटी फंड्स में ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव का रिस्क भी यहाँ पर ज्यादा होता है। तो पहले ये तय करें कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है। अगर आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं तो फिर आप डेट ओरिएंटेड फंड्स या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जो है वहां पर करें। 5 साल के आसपास है तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है उस तरह के फंड्स में करें। और यदि आपका नजरिया लंबा है, कम से कम 5 साल या उससे अधिक, तब आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में करें। और हम क्योंकि अक्सर हम जब यहाँ पर सवाल लेते हैं तो ज्यादा हमें लॉन्ग टर्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इक्विटी में कीजिए। पर इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की स्कीम्स में आपको करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये देखकर कि कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप पे रैली हुई और रिटर्न्स स्मॉल कैप के लार्ज कैप से बेहतर हैं, तो आप जोखिम को भूल जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में जोखिम को कंट्रोल करना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि रिटर्न कमाना। तो आप देखिए आपके पोर्टफोलियो में 50-60% लार्ज कैप हो, 20-30% आपके पास में मिड कैप हो और 10-15% ही स्मॉल कैप हो, तो आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा। तो इसके लिए आप ये सोचकर कि स्मॉल कैप ने कुछ समय में अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो लालच में ना आए, उसमें ना फंसे, इसके बजाय एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था। हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे जो दर्शक होंगे वो अभी नए इन्वेस्टर के तौर पर इस तरह के कन्फ्यूजन में होंगे, तो ये बीच बीच में हम थोड़ा एक्सप्लेनर भी आपके सामने रख रहे हैं। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनका नाम ललित किशोर है और इनका सवाल विश्वजीत सर आपसे है। इनका सवाल है कि वो सितंबर 2023 से, यानी पिछले साल सितंबर से ही उन्होंने एसआईपी स्टार्ट की है और 50,000 मंथली एसआईपी है। फंड की डिटेल इन्होंने तमाम दी हुई है और लिस्ट जो है वही 11 के करीब फंड्स हैं इनके पास। बताइए क्या होगी इनको सलाह?
जी, बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे आपने शो में शुरुआत में कहा, कई सारे निवेशक ऐसे भी हैं जो आपका शो रेगुलर देखते हैं और उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर फंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार सलाह देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो इन्होंने अपना गोल बताया, वो बताया कि एक करीब-करीब 1.5 करोड़ रुपया ये जोड़ना चाहते हैं 10 वर्ष में। हालाँकि अवधि थोड़ी कम है, बट 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तो मेरी इनको सलाह रहेगी, अगर ये 17,000 की एसआईपी और इंक्रीज़ कर लें, एडिशनल एसआईपी इंक्रीज़ कर लें, तो ये अपने गोल के आराम से करीब पहुँच जाएँगे, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। और ये 17,000 जो अगर एडिशनल एसआईपी जो इंक्रीज़ करते हैं, उसको ये एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर कोटक मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड में ही निवेश करें। ये तीनों ही फंड इनके पोर्टफोलियो में हैं, उसी में एडिशनली ये अपनी एसआईपी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस थोड़ी-सी इंक्रीज़ करने से ये अपने गोल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएँगे। बिल्कुल, तो ललित किशोर जी, आपको सलाह मिल चुकी है और हम अपने दर्शकों से ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि आप ये शो अपने कामकाज के चक्कर में, अपने व्यस्तताओं के बीच में शायद लाइव ना भी देख पाएँ, तो याद रखिए कि यूट्यूब पे भी हम ये पूरा शो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर आप रिविज़िट करके अपने तमाम जो सवाल आपने भेजे हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जो भी सलाह है, उसको रिविज़िट कर सकते हैं। चलिए, अगले जो दर्शक हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं और नंद किशोर नाम है इनका। पंकज सर, आपसे सवाल है इनका और फंड्स की डिटेल इन्होंने दी हुई है, आपको मिली हुई है। 12 साल का इनका निवेश का नज़रिया है। हालांकि कोई लक्ष्य उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 12 साल में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इन फंड्स को जो भी अपना नज़रिया लेके आगे बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन एक अच्छा कॉर्पस तो चाहते ही होंगे। क्या होगी इनको सलाह? बिल्कुल, 12 साल की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से स्कीम्स भी अच्छी हैं। इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की स्कीम्स हैं और अच्छी स्कीम इन्होंने चुनी है। तो बिल्कुल आप बने रहें इनके साथ में। और मैं बता दूं कि अगर आप 12 साल तक निवेश करते हैं, और अगेन मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि रिटर्न्स का तो हमें कहीं पता नहीं कि गारंटीड कितने मिलेंगे, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। पास रिटर्न्स जो रहे उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 12% के सीएजीआर पर 6,500 की यदि एसआईपी करते हैं, तो 12 साल में 20 लाख रुपए यहाँ पर ये जुटा सकते हैं। वहीं एक सलाह होगी कि 10% से स्टेप अप करें, क्योंकि लंबे वक्त में इनकम भी बढ़ती ही है। तो आप उसी अवधि में 12 साल में बात करें तो करीब 31,50,000 रुपीज का इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये मेरी राय है, स्कीम्स अच्छी हैं, बस समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जरूर बढ़ाएं। बिल्कुल नंदकिशोर जी, आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% स्टेप अप के साथ, जो हम बार बार एक अपील भी करते हैं, उसके ज़रिए बढ़ाते रहें। चलिए, और अगली जो दर्शक है हमारी, वो मानसा हैं और उम्र इनकी 25 साल है और फंड्स की डिटेल विश्वजीत सर आपके पास है इनकी। बहुत स्पेसिफिक सवाल तो इनका कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन चलिए, जो फंड्स हैं पहले तो यही बता दीजिए किस तरह ये फंड्स का चुनाव जो है वो बेहतर है, ठीक है, और क्या कोई सलाह इनको? ये भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है प्रशांत जी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने बिल्कुल सही समय पे, सही एज पे स्टार्ट कर दिया है निवेश करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लंबी अवधि तक निवेश करेंगी, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो लाभ है, जो म्यूचुअल फंड्स का जो मेन बेनिफिट है, वो इनको मिलेगा और वो एक बहुत बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाएँगी। और मैं ये भी सलाह दूँगा कि हर साल जब भी मौका लगे, अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ करते रहें, एडिशनल एसआईपी इंक्रीज़ करते रहें। इसी फंड्स में जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है, केवल इतने ही फंड रखने हैं और फंड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सारे ही फंड्स अच्छे हैं, तो बस सलाह यही रहेगी कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में ही अपनी एसआईपी इंक्रीज़ करें और समय-समय पे अपना एक गोल ज़रूर डिफाइन कर लें, क्योंकि गोल डिफाइन करने से आपको एक गोल मिल जाएगा कि कितने की एसआईपी आपको और इंक्रीज़ करनी है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में अमाउंट थोड़ा और बढ़ जाए। तो मेरी पूरा मुबारकबाद। उम्मीद है आप अपने गोल्स के करीब ज़रूर पहुँचेंगे। तो बहुत कम उम्र में जो निवेश के फायदे होते हैं वो आप इस पोर्टफोलियो से समझ सकते हैं और यही वजह है कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं ऐसे निवेशकों को सराहते भी हैं जो बहुत जागरूक हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि निवेश के मोर्चे पर, एक फाइनेंशियल लिटरेसी के मोर्चे पर हम आपको और ज़्यादा बेहतर नज़रिया दे सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पंकज मठपाल सर और विश्वजीत सर, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए, उनका अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। नए साल में भी आपसे इस तरह से मार्गदर्शन आगे हम लेते रहेंगे। तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने हम पर यकीन बढ़ाया और अपना भरोसा मजबूत से मजबूतर किया। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि शो में अगर आप अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, एक बार फिर से जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसमें आप अपना सवाल टेक्स्ट के फॉर्म में या वीडियो के जरिए भी आप पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। यही नहीं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये शो लाइव देखते हुए या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी अगर आप अपने सवाल हमें भेजते हैं तो उन कमेंट बॉक्स के सवालों को भी हम अपने शो में शामिल करते हैं। और बहुत सारे सवाल आज भी आपने देखे होंगे जो हमने सोशल मीडिया से लिए। चलिए इसी के साथ बनो अपना फिनांस मिनिस्टर के इस हिस्से में इतना ही, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट के एक दिग्गज के साथ मेरी सहयोगी कविता थपलियाल की खास बातचीत देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नया साल है, निवेश को लेकर नजरिया भी बदलना होगा और इसलिए ये बातचीत देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार।